नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज मनी मंत्रा में बेहद खास पेशकश हम लेकर आए हैं जहां पर हम क्रिप्टो करेंसी और उसको लेकर डेबिट क्रेडिट कार्ड की बात करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा आज हमारा फोकस आपके इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस रणनीति पर भी होगा। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्रिप्टो से जुड़े डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे आम खरीदारी में इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिप्टो डेबिट और क्रेडिट कार्ड, जानिए मनी मंत्रा से। कई क्रेडिट कार्ड रखने के नफा नुकसान, आज मनी मंत्रा पर क्रेडिट कार्ड के सही और समझदारी से इस्तेमाल करने के नुस्खे। और इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट कैसे करें, निवेश करना क्यों है जरूरी, कैसे समझें और बनाएं निवेश पोर्टफोलियो को, जानिए मनी मंत्रा से। और साथ ही अपने सवाल मनी मंत्रा पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सवाल वीडियो में रिकॉर्ड कर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9619873567। चलिए, मनी मंत्रा पर आज हम खास पेशकश लेकर आए हैं जहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी और इससे जुड़े डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के को फाउंडर क्षितिज महाजन, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। यहाँ पर बात होने वाली है क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड की, जहाँ पर हम जानते हैं कि मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड दोनों ने मिलकर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कार्ड्स को लॉन्च किया हुआ है। तो क्षितिज, जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़े डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की, तो किस तरह से पैसों की जगह इनमें क्रिप्टो करेंसी जो है वो शामिल की जाती है और किस तरह से आप भुगतान करते हैं। क्रिप्टो लवर्स के बीच में हम देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में जब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है तो एक और लेवल क्रिप्टो करेंसी में हमारी जो आम रोजमर्रा की यूसेज है उसको लेकर हम बढ़त देख रहे हैं। कैसे होते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्रिप्टो करेंसी के, ये बताएं। कविता धन्यवाद। एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, आज का टॉक ऑफ द टाउन क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स, इन्हीं चीज़ों पर बात हो रही है। बट मैं मानता हूँ कि दैट अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है, ये पूरा इवॉल्व हो रहा है एंड ऑप्शन बहुत सारी है। बट अपने को बहुत स्पेसिफिक होना है। जो भी लोग ये देख रहे हैं कि वो जब इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका बहुत हार्ड अर्न मनी है, जब इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अब जब उन्होंने इन्वेस्ट कर ही दिया है इस एसेट क्लास में, तो काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में, स्पेशली 4 से 5 ऐसी ऑप्शन आएंगी इस साल में जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलेंगे इनके अगेंस्ट, जिसमें आपका YRX हो गया, CoinDCX हो गया, बिनांस हो गया। ये 3 मेन हैं जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और उसके सिवाय भी कपल ऑफ मोर ऑप्शन यू विल कम टू नो, जहां आपको पता चलेगा कि आपके पास ऑप्शन है। अब जब नॉर्मल आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड एक प्रीपे कार्ड की तरह है। आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आप उसे स्वाइप करते हैं, जो आपके बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है वो मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसकी डेली बेसिस पे आपको कैश विड्रॉ की और शॉपिंग की लिमिट मिल जाती है। मान लीजिए किसी बैंक ने आपको 1 लाख का डेली कैश विड्रॉ दे दिया और साथ में शॉपिंग का आपको लिमिट दे दिया, कोई लगभग मान लीजिए 2 लाख का शॉपिंग का लिमिट दे दिया पर डे का, और मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं उसकी लिमिट आप यूज कर सकते हैं जितना आपके पास पैसा पड़ा हुआ। क्रेडिट कार्ड में आपका एक पोस्ट पेड कार्ड है, आपके स्कोर, आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से और आपकी एक्सपेक्टेशन, मान लीजिए आपने बोला कि मुझे 2 लाख की लिमिट चाहिए, आपको एक आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है कि आपको जब भी जरूरत हो आप उसे यूज कर सकते हैं। और वो आप अपनी करेंसी में, इंडिया में यूज करते हैं तो INR में यूज करते हैं, फॉरेन में यूज करते हैं फॉरेन में यूज करते हैं, उनकी मान लीजिए यूएस में यूज कर रहे हैं तो आप डॉलर में यूज करते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि सारे कार्ड आज के डेट में जो है ग्लोबल कार्ड से, और वीजा या मास्टर कार्ड उन्हें पावर कर रहा है। पर जब आप ग्लोबली यूज करते हो तो उसमें कन्वर्जन चार्ज लगता है करेंसी का, जब आप डॉलर यूज करते हो या यूरो यूज करते हो। सिमिलरली जैसे ये 2 कार्ड्स हैं, वैसे क्रिप्टो कार्ड्स है। क्रिप्टो कार्ड्स जो कितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो ज्यादातर अपने कार्ड्स खुद लॉन्च कर रही है। बिनांस जो ग्लोबली दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो का, उसका अपनी करेंसी है BNB, उन्होंने अपना एक मान लीजिए क्रिप्टो कार्ड लॉन्च किया है। कॉइन बेस्ड जो है इंडिया में भी पॉपुलर हो रहा है, US बेस्ड जो है उन्होंने अपना क्रिप्टो कार्ड लॉन्च किया हुआ है। तो ये इन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी क्रिप्टो की लिमिट है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आपके पास BNB हो या मान लीजिए CoinDCX हो या Coinbase हो या उन्हीं की स्पेसिफिक करेंसी हो, करेंसी कोई भी हो सकती है।
पर हर कार्ड ने लिमिट दी है कि मैं इन 25 करेंसीज को सपोर्ट करता हूँ। मान लीजिए आज एक कार्ड है बिनांस का, वो कह रहा है कि मैं 30 करेंसी को सपोर्ट करता हूँ, उसमें इथेरियम, बिटकॉइन, बाकी करेंसीज आती है, और एग्जांपल के तौर पे फैंटम नहीं आती है या कार्डिनो नहीं आती है, मैटिक नहीं आती है। तो आपके पास अगर वो सारी करेंसीज हैं जो आती हैं, आप उसको रेडी टू यूज की तरह से उस कार्ड को यूज कर सकते हैं। मतलब वो एक तरह से आपके लिए प्री पे कार्ड हो गया। आप इंडिया में ग्लोबली कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, उस कार्ड को यूज कर सकते हैं। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आप कहीं पे भी यूज करेंगे वहां कन्वर्जन चार्जेस, करेंसी चार्जेस नहीं पड़ लगते हैं, क्योंकि कन्वर्जन एक करेंसी से दूसरी करेंसी में नहीं हो रहे हैं। कन्वर्जन जो हो रहे हैं आपके, वो हो रहे हैं आप एक जब अपना यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक लोकल करेंसी में। तो 2-3 ऐसी कार्ड्स हैं जहाँ पे कन्वर्जन चार्जेस नहीं है, पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कन्वर्जन चार्जेस भी हैं, तो वो स्पेसिफिक होकर देखना पड़ेगा। पर बहुत सिंपल मेथड है, आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, जो कार्ड आपके पास आया है अगर वो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है, तो आप सीधा जाके उसको, जैसे आप नॉर्मल कार्ड को यूज कर सकते हैं, आप उससे कैश विड्रॉल कर सकते हैं जिसके ऊपर कन्वर्जन चार्जेस कुछ में होंगे, और नॉर्मल शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो कार्ड सपोर्ट करता है, तो आप पहले अपने क्रिप्टो अकाउंट में जाके उसको उस करेंसी में, जैसे मान लीजिए बीएनबी है, तो आप बीएनबी में उसे कन्वर्ट कर दीजिए, और बीएनबी के थ्रू आप उस कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो एक का पूरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो आपके पास हैंडी है यूसेज के लिए। सो दिस इज हाउ कविता वी कैन यूज क्रिप्टो कार्ड्स। चलिए, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों की बात हो रही है। आपने बखूबी समझाया कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन पंकज जी, हम तरह तरह की क्रिप्टो करेंसीज देखते हैं। अब ऐसे में मुझे ये बताएं कि जब क्रिप्टो करेंसीज इतने तरह की हैं, मैं कोई स्पेसिफिक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्रेडिट कार्ड में तो ऐसा है कि आप अगले महीने जो है इसकी अदायगी कर सकते हैं। अदायगी क्या क्रिप्टो में ही होती है? साथ ही कोई स्पेसिफिक तरह की क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्पेसिफिक कार्ड्स होते हैं? क्योंकि ये तमाम बारीकियां हैं जो इस पूरे क्रिप्टो यूनिवर्स में हम देखें तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। पंकज जी। बिल्कुल कविता, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, और यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो वहां पर आप अपनी कंट्री के हिसाब से जो फिएट करेंसी है उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है क्रिप्टो करेंसी की, तो यहाँ बहुत सारी करेंसीज है और इनका जो प्राइस है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो ये पहली बात समझनी है कि सबके लिए नहीं है। जो लोग, क्योंकि हम अभी तक ये कहते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करने की सलाह दे रहे हैं तो फिर कार्ड तो बीच में आता ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से बहुत कंफर्टेबल हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसका मकसद ये नहीं है कि हमें सिर्फ प्राइस बढ़ेगा तो उसका फायदा उठाना है। अगर वो करेंसी की तरह यूज करना है तो डेफिनेटली उससे आपको शॉपिंग भी करनी है। तो ऐसे लोग जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें क्रिप्टो करेंसी कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो सवाल ने पूछा कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी यूज होनी चाहिए, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर बिटकॉइन में आप कंफर्टेबल हैं तो आप डेफिनेटली ऐसा कार्ड चूज करेंगे जो कि इसको सपोर्ट करता हो। तो इसी तरह से जो बड़े बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनका आप देख सकते हैं कि उनको कौन से कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं, वो कार्ड आप रख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये सब उन लोगों के लिए है जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके पास क्रिप्टो करेंसी है और वो उसके फ्लक्चुएशन से कंफर्टेबल हैं। क्योंकि जब भी आप इसको यूज करेंगे तो उसका यूज जो होगा वो मतलब जो फिएट करेंसी है, जो फिएट मनी है, उसी में होगा। तो इसके लिए वो पहले कन्वर्ट होगा उस कंट्री की करेंसी में। यानी कि आप अगर इंडिया में हैं, आप उसमें बिटकॉइन यूज कर रहे हैं, लेकिन आप यूएस में शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट होगा और उस हिसाब से ही आपकी शॉपिंग होगी। तो इसके लिए फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। और जिस कार्ड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो उस करेंसी को सपोर्ट कर रहा हो जिसमें आपका भरोसा ज्यादा है। लेकिन मैं चाहती हूं कि कुछ हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जो वैरायटी है उस पर हम बात करें। क्षितिज, जिस तरह क्रेडिट कार्ड में हम ऑप्शन देखते हैं जो नॉर्मली हमारी करेंसी से जुड़े होते हैं, मुझे ये बताएं कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े क्रेडिट कार्ड में भी क्या उतनी ही वैरायटी होती है? किस तरह के क्रेडिट कार्ड किस तरह के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर हमको मिल रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। तो सबसे पहले तो कविता, यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्रिप्टो कार्ड्स भी वीजा और मास्टर कार्ड इनेबल्ड हैं जो क्रेडिट कार्ड इनेबल्ड है। सेम टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं वो भी। जैसे आपको
24/7 सपोर्ट मिलता है क्रिप्टो कार्ड पे या करेंसी पे, सॉरी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड पे। वैसे बिकॉज क्रिप्टो एक्सचेंज 24/7 चलता है तो उसका प्राइस मूवमेंट भी 24/7 के हिसाब से ही चलता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला कि किस किस तरह के कार्ड्स अवेलेबल हैं, वो समझना है कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, ऐसे तो मान लीजिए 14,000 के करीब क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, पर जो कार्ड इंडिया में अवेलेबल होंगे 2022 में एक्सपेक्टेड हैं, वो 4 से 5 कार्ड हैं जो अवेलेबल होंगे, जो डिफरेंट फीचर्स सपोर्ट करते हैं। अब वो फीचर्स में आपको हम कार्ड वाइज जा सकते हैं। तो सबसे पहले कॉइनबेस का कार्ड है, BNB का कार्ड है, फिर आपका crypto.com का खुद का अपना कार्ड है, फिर उसके साथ आपका वायरेक्स का कार्ड है, और 5वां नेक्सोन का कार्ड है। ये 5 कार्ड हैं बेसिकली जो इंडिया में 2022 में अवेलेबल होंगे। अब हर कार्ड जो है अपने एंड में आपको सेम फीचर्स देता है जो कि एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से मिलते हैं। सॉरी, क्रेडिट कार्ड वाले फीचर नहीं देगा, ये डेबिट कार्ड का देगा, क्योंकि आप उतना ही स्पेंड कर सकते हैं जितना कि आपके वॉलेट में है। मान लीजिए आपके क्रिप्टो अकाउंट में दैट कार्ड पे आप जो आपका जो भी कार्ड है, मान लीजिए BNB आपका बिनांस का कार्ड है, बिनांस का आपके पास आज क्रेडिट कार्ड है आपका, बता आप उतना ही एक्सपेंड कर सकते हैं जितना BNB के अकाउंट में आपके पास टोटल बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर बिनांस में उतना बैलेंस नहीं पड़ा हुआ और आप ज्यादा स्पेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो डिनाई हो जाएगा। नाउ रही बात कैश विड्रॉल की, ज्यादातर शॉपिंग में कोई चार्जेस नहीं है, पर बैंक या ICICI किसी भी क्रेडिट कार्ड पे आपको डिफरेंट अपग्रेड्स मिलते हैं और डिफरेंट लेवल होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी भी अब उस लेवल पे चलेगी है जहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं आपके। और अगर आप देखेंगे तो अगर आप मान लीजिए बिनांस है, वहां पे अगर आप 30,000 BNB रखते हैं, अब 30,000 BNB मतलब आज की डेट में एक BNB की कीमत अगर 37-38,000 रुपीज इंडियन रुपी है, तो लगभग 2 करोड़ प्लस आप पैसा रखते हैं अपने वॉलेट में, तो आपको 8% कैशबैक मिल रहा है, जो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में बहुत रेयर मिलता है। सो डिपेंडिंग ऑन कितना आप प्लेटिनम कस्टमर है, उनके गोल्ड कस्टमर है, सिल्वर कस्टमर है, आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पर। सिमिलरली कई कार्ड्स ऐसे हैं वहां पे कैशबैक लिमिट अपर कैप है 2% या 3% ही है। अच्छा, कुछ कार्ड में आपको शॉपिंग के लिए लिमिट अनलिमिटेड दी हुई है, जितना भी आपका पैसा पूरा शॉप कर सकते हैं और अक्रॉस ग्लोब आप शॉप कर सकते हैं। और वहां पे क्या होता है कि जब आप शॉप करते हैं तो कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं है। नॉर्मली इन इंडियन क्रेडिट कार्ड्स या फिर ज्यादातर हर कंट्री के क्रेडिट कार्ड में जब दूसरी कंट्री में जाके शॉप करते हैं तो देयर इज अ कन्वर्जन चार्ज ऑफ अ करेंसी विच यू पे विच इज एज हाई एज 2.5% से 3%, कुछ जगह तो 3-3.5% में चार्ज होता है। यहाँ पे शॉपिंग में कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं है, पर कैश विड्रॉल पे हाँ देयर आर चार्जेस, कुछ जगह 2%, कुछ जगह 3%, कुछ जगह 4% भी है। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कविता, काफी जगह ना क्रिप्टो के अपने ATMs भी लग गए, जहां पे यू कैन रिडीम योर क्रिप्टो कॉइन्स विद करेंसी एंड यू कैन रिडीम योर क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसी विद सम अदर वैल्यूएबल थिंग, जैसे बिटकॉइन की कई जगह टर्मिनल्स लगे हुए हैं, सिमिलरली इथेरियम लगा रहा है। तो आई एम ये बहुत इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। और ये जो आपने जो बात करी है ना, यहाँ पर हर फीचर जो डेबिट कार्ड में आपको मिलता है वो आपको यहाँ पर क्रिप्टो कार्ड में भी मिलता है। क्रेडिट कार्ड जैसे फीचर्स है, पर क्रेडिट कार्ड की तरह यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं मिलेगी आपको। जो आपका टोटल बैलेंस है क्रिप्टो करेंसी का, मान लीजिए आज उसकी वैल्यू अगर 1.5 लाख या 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, तो मैक्सिमम स्पेंड आप जो कर सकते हैं वो 2 लाख ही कर सकते हैं। और वो भी डिपेंड करेगा जब आप स्पेंड कर रहे हैं उस समय मार्केट मूवमेंट क्या है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी 24/7 राउंड द क्लॉक 365 डेज चलता है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि डेबिट कार्ड को लेके जो वैरायटी हम लगातार स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं, देखिए पंकज जी, यहाँ पर वायरेक्स के डेबिट कार्ड हैं और कॉइनबेस का डेबिट कार्ड आ गया है, crypto.com के प्रीपेड डेबिट कार्ड आ गए हैं, बाइनेंस के डेबिट कार्ड आ गए हैं, नेक्सो के डेबिट कार्ड आ गए हैं। किस तरह से इन्हें इस्तेमाल करने से हमें फ़ायदा होता है, थोड़ा सा इस पर मैं फोकस करना चाहती हूँ, बिकॉज कई सारे डेबिट कार्ड्स पे खासतौर से अगर मैं देखूँ जो कि क्रिप्टो करेंसी बेस्ड हैं, उनमें आपको कैशबैक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस तरह के कार्ड्स में आप पर कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई इशू करने का चार्ज नहीं है। बहुत ज़्यादा इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी तरह से हम देख रहे हैं ट्रांजैक्शन फीस भी, इनफैक्ट अगर आप ATMs पे जाकर पैसे निकालते हैं तो उसमें भी आपको कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं दी जा रही है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के डेबिट कार्ड का समझदारी से वो फ़ायदा कैसे उठा सके, बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है। बिल्कुल,
कविता देखिए, नॉर्मली जब हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो वहां पर वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, यानी कि हम हमारे बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है उसके हिसाब से हम अपने डेबिट कार्ड पे खर्च कर सकते हैं। अब ये जो कार्ड्स हैं, क्रिप्टो कार्ड्स हैं, ये क्योंकि बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो ये प्रीपेड कार्ड है, यानी कि आपको इसे लोड करना होगा। पहले उसमें जो करेंसी है वो आपको लोड करनी होगी, तो ये प्रीपेड कार्ड होगा। तो प्रीपेड कार्ड आपका ही पैसा है, आपने खर्च कर दिया और उसके बदले में आपने अपना जो करेंसी है उसके बदले में आपने उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लिया। तो क्रिप्टो करेंसी उसमें लोड होगी और फिर आपको उतना आप इस्तेमाल कर सकेंगे। अब जैसा कि मान लीजिए आपने आज की तारीख में 2 लाख रुपए वर्थ के बिटकॉइंस या फिर कोई भी दूसरा क्रिप्टो करेंसी आपने उसमें लोड कर दी, लेकिन जिस वक्त आप यूज कर रहे हैं हो सकता है उस वक्त उसका प्राइस गिर गया है, तो आपको हो सकता है कि वो कम यूज करने के लिए मिले या फिर ज्यादा यूज करने के लिए मिले। तो जिस वक्त पर आप बाय कर रहे हैं उस वक्त के प्राइस के हिसाब से आप बाय कर रहे हैं, उसको आप रिफिल कर रहे हैं, और जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त पर उसका क्या प्राइस है उस हिसाब से, क्योंकि मैंने जैसे कहा पहले भी कि जब आप यूज करेंगे उस वक्त पर आप क्रिप्टो करेंसी में उसको यूज नहीं करते हैं, बल्कि उस वक्त पर आप जो फिएट मनी है, जो अपना नॉर्मल करेंसी है उसमें यूज करते हैं। तो इसके लिए दोनों वक्त पर जो उसका प्राइस होगा उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव है कि अगर उस वक्त रेट चेंज होता है तो उसका नफा या नुकसान आपको हो सकता है। और जहां तक आपने जो सवाल जो आपने बताया कि बेनिफिट जिस तरह के हैं कि क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि कन्वर्जन चार्ज देना है, तो डेफिनेटली अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे आप यहां इंडिया में करें या इंडिया से बाहर करें, तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कन्वर्जन फीस नहीं देनी है। और ऊपर से रिवार्ड पॉइंट्स या कैशबैक की जो हम बात कर रहे हैं वो इसके अलग से बेनिफिट्स हैं, और इसमें भी बहुत सारे लेवल हैं। जैसे कि हम यहां पर देखते हैं कि किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में लेवल्स होते हैं और अलग लेवल्स पे आपको अलग तरह से कैशबैक मिलता है। उसी तरह से यहां पर भी जो कार्ड्स हैं उसमें लेवल्स भी हैं, तो उस हिसाब से आपके कितना आप उसमें मिनिमम लोड करना होगा और कितना एक्सपेंस करना होगा, उसके हिसाब से उसमें वैरायटीज हैं और उसी हिसाब से आपका कैशबैक भी उस पर डिपेंड करता है। तो अगेन मैं कहूंगा कि जिस तरह से हम यहाँ पर अपने इंडियन क्रेडिट कार्ड्स को यूज करके फायदा उठाते हैं कि रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं, कई बार कार्ड्स पे कुछ को ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं जिस पर आप ट्रेवल कार्ड हो या फिर आपका शॉपिंग कार्ड हो, उस तरह से आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं या डिस्काउंट मिलते हैं। उसी तरह से यहां पर भी आपके लेवल्स हैं कार्ड्स के, क्रिप्टो कार्ड्स में, जिसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से फायदा उठाया जा सकता है। बट लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है प्राइस को लेकर है, जो प्राइस वेरी करेगा टाइम पर, तो उसके हिसाब से आपका वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है। आज आपने चाहे 2 लाख रुपए के उसमें क्रिप्टो करेंसी लोड की है, लेकिन जब तक आप उसको इस्तेमाल करेंगे उस वक्त पर वो कम भी हो सकती है उसकी वैल्यू, अगर वो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। चलिए, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तमाम डिटेल्स तो हमने आपको दे दी है, लेकिन एक और मुद्दा जिसको लेके हमें यहाँ चर्चा करनी है वो ये है कि एक से ज़्यादा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं, और ये हम नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, तो इसका आपको कैसे सही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, ख़ासतौर से क्षितिज अगर मुझे ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे, ज़्यादा कैशबैक के ऑफर्स मिलेंगे, साथ ही अगर मैं अपनी लिमिट की बारे में सोचूं तो अगर मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है, तीनों में अगर अच्छी खासी लिमिट है तो ये इमरजेंसी मनी के तौर पे मेरा इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे फायदे हैं, अगर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर भी दुरुस्त रहता है, लेकिन इसके नुकसान भी है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप फायदों को थोड़ा सा और समझाएं विस्तार से। तो कविता, मैं सबसे बड़ा जो मिथ एक दूर करना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड को लेके, जो लोगों को लगता है कि मोर क्रेडिट कार्ड इफ दे हैव दे विल रिड्यूस देयर क्रेडिट रेटिंग। इनफैक्ट अगर आपके पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं और आपकी लिमिट 2 लाख रुपए है उस कार्ड पे, एंड देन उसके ऊपर आप मोर देन 70,000 80,000 का मंथली स्पेंड हो रहा है आपका, तो दैट मीन्स 30% ऊपर आप स्पेंड कर रहे हैं, जो कि एक मिनिमम बैरियर होता है। अगर इसके ऊपर आप स्पेंड कर रहे हो तो आपकी लिमिट ऊपर नहीं जाती है, चाहे नीचे ना भी जाए। सो आप अगर एक कार्ड और लेते हैं और आपका स्पेंड 60-70,000 ही रहता है, तो आपका 3 लाख के अगेंस्ट आपका लिमिट जो है 30% से कम है, एनुअल लिमिट जो है, सॉरी मंथली लिमिट जो है। सो आप जितना आप क्रेडिट कार्ड, अगर मैं नहीं करूँगी 10 कार्ड ले लीजिए, बट आई एम सेइंग द मोर कार्ड यू हैव, फर्स्ट थिंग इज, एंड इफ योर स्पेंड इज ओवरऑल लिमिट ऑफ योर क्रेडिट इज लेस देन 30%, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग बेटर होती है।
जो आपको आने वाले टाइम में हमेशा हेल्प ही करती है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है ज्यादा क्रेडिट होने के लिए, जैसे आपने बताया आपके पास रोटेशन डेज ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट डेट है वो डिफरेंट होती है। तो डिपेंडिंग ऑन किसकी पेमेंट डेट गई है, मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड की डेट 15th ऑफ दिस मंथ है एंड द स्टेटमेंट जनरेशन की डेट 15th है, और उसके बाद 16 ऑनवर्ड अगर आप पूरा उस कार्ड को यूज करते हैं, जो 20 डेज का साइकिल आपको मिलता है, तो कोई 45-50 डेज का आपको क्रेडिट मिलता है विदाउट एनी कॉस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ नंबर ऑफ कार्ड्स के लिए, जो आपने पहले कोट किया कि आपके पास एक इमरजेंसी लिमिट रहती है। मोर ओवर इन केस ऑफ 2 कार्ड तो कम से कम क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, कुछ मिसप्लेस हो जाए, आपका कार्ड का चिप खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, देन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, तो एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। सो एज इमरजेंसी लिमिट। और फोर्थ इज दैट कभी कुछ कोई कार्ड आपका लॉस्ट होता है, उसके लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा कार्ड, एडिशनल कार्ड होना चाहिए। फिफ्थ, डिपेंडिंग ऑन वेरियस बेनिफिट्स विच कार्ड्स ऑफर यू, आप कार्ड ऑप्ट कर सकते हैं अपने एंड पे। एंड वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप फूडी भी हैं और आप ट्रैवल भी ज्यादा करते हैं, कोई कार्ड आपको फूड्स के बेनिफिट दे रहा है, और कोई कार्ड आपको अपने पॉइंट्स के बदले बेटर एयर माइल्स दे रहा है, उसके बदले आपको बेटर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिकट्स आ रही हैं जब आप स्पेंड कर रहे हो। तो ये 3-4 चीजें 5 चीजें आप अगर ध्यान करते हैं तो ये आपका अपने आप में इकोसिस्टम बहुत अच्छा डेवलप करता है। और काफी लोगों को है कि हम मैनेज कैसे करें इन चीजों को लेके। तो सबसे बड़ी बात है, देयर आर मेनी एप्लीकेशन, आई एम नॉट हियर, मैं किसी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको क्रेडिट कार्ड मैनेज करने के लिए भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये तो प्रोज हो गए सारे के सारे कविता, जो हम बात करें क्रेडिट कार्ड्स के। यू वांट मी टू कवर कॉन्स आल्सो? नहीं, मेरे ख्याल से पंकज जी आप विस्तार से समझा सकते हैं कि अब अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, उनके भुगतान को लेकर मुझे किस तरह से फोकस करना चाहिए। बिल्कुल कविता, देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर क्रेडिट कार्ड ज्यादा होंगे और इस्तेमाल उनका कम होगा तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि कई बार क्रेडिट लिमिट को देखकर लोग उसका इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं और फिर डेट ट्रैप हो जाते हैं। तो यदि आप डिसिप्लिन हैं, आप सिर्फ कार्ड रख रहे हैं लेकिन उसका यूज जो है वो कम कर रहे हैं, अपने लिमिट में कर रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। अब यहां पर क्योंकि जो फाइनेंशियल चार्ज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, एक तो पहली बात है कि ऑलमोस्ट सभी कार्ड्स पर आपकी एक एनुअल फीस होती है, तो वो अगर ज्यादा कार्ड्स होंगे तो आपको ज्यादा फीस पे करनी हो। कुछ केसेस में हो सकता है कि एनुअल फीस ना हो, पर अधिकतर केसेस में एनुअल फीस एप्लीकेबल होती है, तो वो एक कॉस्ट हो जाती है। दूसरी बात, यदि आप टाइम पर पे करना भूल जाते हैं किसी भी वजह से, तो उसके ऊपर आपको लेट पेमेंट चार्जेस देने होते हैं, जो कि आपके तो चार्जेस हैं और साथ ही वो आपके क्रेडिट स्कोर पर भी फर्क डालते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो एक कारण है। और फिर यदि आप समय पर पूरा बिल भुगतान नहीं कर सकते हैं, मतलब कि यदि आपने मिनिमम पेमेंट भी नहीं किया, यदि मिनिमम पेमेंट कर दिया तो एटलीस्ट लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन आपने मिनिमम कर दिया और बाकी पेमेंट आपने रोल ओवर किया, तो बचे हुए पैसे जो बाकी बैलेंस है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और ये इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। अक्सर ये कुछ केसेस में यदि आप, क्योंकि ये मंथली कंपाउंडिंग है, तो यदि आप इसको देखें तो ईयर में आपका 40-50% तक ये इंटरेस्ट चला जाता है। तो इसके लिए अधिक कार्ड रखने पर यदि खर्चा ज्यादा होता है तो वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपको देने में दिक्कत होती है, पेमेंट टाइम पर करने में प्रॉब्लम होती है, और साथ ही इसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज अगर ये सब बातें सही हो, आपके पास 3-4 कार्ड हो और आप समय पर उनका पेमेंट कर सकें और यूज जो है आपको पता है कि आप कितना रिपे कर सकते हैं, उस हिसाब से करें। तो जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि बहुत सारे को ब्रांडेड कार्ड आते हैं, जहां पर कि ट्रेवल कार्ड हो, शॉपिंग कार्ड हो, तो उनके ऊपर आपको डिस्काउंट और रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसका फायदा उठा सकते हैं। तो जितनी आपकी क्षमता हो, जिस हिसाब से आप कार्ड्स को मैनेज कर सकते हो, आप उसी हिसाब से कार्ड रखें। लेकिन बहुत ज्यादा कार्ड रखना शायद किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा उनको मैनेज करना। चलिए, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को लेके आपको क्या क्या तमाम बारीकियां समझनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी में, डेबिट क्रेडिट कार्ड को लेकर आपको किस समझदारी से किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, तमाम डिटेल्स दे दी हैं हमने। शुक्रिया क्षितिज, आपने समय निकाला। पंकज जी हमारे साथ बने रहें, रुकेंगे छोटे से।
चलिए, आप देख रहे हैं मनी मंत्र और अब बारी आती है आपके तमाम सवालों के जवाब देने की। हमारे साथ अब पंकज मटवाल जी के साथ जुड़ गए हैं policybazaar.com के सीबीओ और जीआई तरुण माथुर भी। आपका स्वागत है तरुण। पहले दर्शक का सवाल हम लेंगे। क्या हमारे साथ रचित सिंगल फोन लाइन पर हैं जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमसे जानना चाहते हैं? रचित जी मैम, मैं लाइन अपना सवाल बताइए। जी मैम, मेरी उम्र 31 साल है। मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में नौकरी करता हूँ। मेरा सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। मैंने 4 फंड्स में अभी इन्वेस्टमेंट करी हुई है एज ए SIP। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी, कोटक स्मॉल कैप और मिराय एसेट इमर्जिंग इक्विटी। इन सब में मैं 2-2 हजार रुपए की SIPs दे रहा हूँ। ऑलरेडी 8 हजार रुपए मेरे महीने SIP के कट रहे हैं। मेरा लक्ष्य है 20 सालों में करीबन 1.5 करोड़ का मैं फंड जुटा सकूं बच्चे की एजुकेशन के हिसाब से। और मेरे पास अभी 5,000 और मुझे शुरू करना है SIP में इन्वेस्टमेंट। मुझे कौन सा फंड चुनना चाहिए जो मुझे लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेरी हेल्प करेगा? पंकज जी, क्या करना चाहिए? किस तरह के बदलाव की रिकमेंडेशन आप देंगे इनको? नहीं, बदलाव की जरूरत तो नहीं है। जो फंड है उसमें एक लार्ज कैप फंड है, एक लार्ज मिड कैप है और 2 लार्ज मिड कैप है राधा, क्योंकि कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप दोनों ही लार्ज मिड कैप फंड्स हैं और साथ ही स्मॉल कैप फंड भी है। तो इनमें तो बने रहिए आप बिल्कुल। और साथ में आप, क्योंकि आप 5,000 बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि एक तो आपको इंटरनेशनल फंड ऐड करना चाहिए थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर के लिए। तो ICICI प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड एक आपके लिए सही रहेगा, इसको ऐड कर लीजिए। और साथ ही आप एक फ्लेक्सी कैप फंड और ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सपोजर वैसे सभी तरह के मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड्स में है। तो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड आप एक कंसिडर कर सकते हैं, इसको ऐड कर लीजिए। और यदि आप चाहें कि फंड नहीं बढ़ाने, क्योंकि 4 फंड ऑलरेडी आपके पास है, तो आप सिर्फ ये जो मैंने 2,500 आपको बोला है इंटरनेशनल फंड में बढ़ाने के लिए, उसके अलावा बाकी पैसों को इन्हीं में आप डिवाइड कर दे तो भी सही रहेगा। रजत, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। हमारे अगले दर्शक क्या गणेश केनेकर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? हेलो गणेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपने क्लेम सेटलमेंट को लेकर कोई सवाल हमसे पूछना है? हाँ मैडम, मैंने एक्चुअली ये पूछा था कि इंश्योरेंस, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो कौन सी कंपनी क्लेम सेटल जल्दी करती है बिना दिक्कत के? क्योंकि मैं एक्चुअली कुछ देखा हूँ कुछ जगह पे कि जल्दी कंपनियां क्लेम सेटल नहीं करती, क्लेम रिजेक्ट बहुत करती है। तो उसमें मुझे बहुत बड़े बड़े का मैक का, जैसे रिले और ADFC, इनका भी नाम आया था। तो वो हिसाब से मुझे चाहिए था कि कौन सी अच्छी कंपनी है। क्लेम सेटलमेंट जो है आपको जरूर चेक तो करना चाहिए लेने से पहले, लेकिन उसके अलावा जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तब भी और भी बहुत सारी चीजें होती, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ कवरेज आपको क्या क्या मिल रहा है, किस तरह से आपको आपको कवर करना है, इन टर्म्स ऑफ सम एश्योर्ड आपका कितना होना चाहिए, आप इंडिविजुअल प्लान ले रहे हैं उसमें किस तरह के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, कैशलेस को लेकर क्या चीजें हैं। केवल क्लेम सेटलमेंट को लेकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन ये भी कई सारी बातों पर निर्भर करता है। तरुण आपको समझाएंगे विस्तार से। तरुण, केवल क्लेम सेटलमेंट के लिए केवल क्लेम सेटलमेंट को देखते हुए आपको हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदना चाहिए, ये बताएं। मेरे हिसाब से देखिए, क्लेम सेटलमेंट बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आपको सबसे जरूरी यही लगता है कि क्लेम मिल जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, टाइम पे मिले। बट सबसे जरूरी ये देखना है कि जिस भी कंपनी का आप प्लान लेना चाहते हैं उसके नेटवर्क हॉस्पिटल आपके आसपास कौन से हैं, कितने हैं। देखिए, सबसे जरूरी चीज होती है कि आपको कैशलेस क्लेम मिले। कैशलेस क्लेम का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आप उस अस्पताल में जाए जहां पे उस इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप हो, जिससे वो उनको कैशलेस आपको कैशलेस की सुविधा दे सके। तो सारी कंपनियां अच्छी हैं, जहां तक केयर, नीवा बूपा, स्टार हेल्थ, आदित्य बिरला, बजाज अलियांज, ये बहुत नामी कंपनीज हैं और इनमें कोई क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आती है। पर आपको बस इतना ही मेक श्योर करना है कि आप उसी अस्पताल में जाएं जो उनके नेटवर्क में है, जो आपके आसपास में। खरीदने से पहले से बस इतनी जांच कर लें कि जो जो हॉस्पिटल आप जनरली जाते हैं, जो आपके घर के पास हो, वो सब वहां पे कवर्ड हो। उतनी एक शर्त रहती है।
चलिए, हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है, क्या आपको और कुछ पूछना है? नहीं मैडम, वही डाउट था, बाकी कुछ नहीं। क्लेम सेटल होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसके अलावा तरुण मुझे बताएं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इसके अलावा? मेरे ख्याल से जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्लेम सेटलमेंट रेशो तो एक चीज हो गई, पर उससे ज्यादा आपको ये चेक करना चाहिए कि उसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपकी रूम रेंट लिमिट कितनी है। क्योंकि जब आप जाते हैं तो आप ये नहीं देख पाते हैं कि वहां पे कौन सा कमरा है, क्योंकि कमरे के हिसाब से आपका पूरा क्लेम इफेक्ट होता है। तो अगर आप एक ट्विन शेयरिंग में जाते हैं वर्सेस आप अगर एक स्वीट लेते हैं, तो आपके सिर्फ रूम का खर्चा ही नहीं, जो इसके साथ का जितना भी ट्रीटमेंट खर्चा है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो अपने प्लान का रूम रेंट लिमिट पक्का चेक करें, उसमें देखें कि आपके पास रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, उसमें डोमिसिलरी कवर है कि नहीं है, क्योंकि आजकल जब कोविड होता है तब ज्यादातर आप घर में ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो वो कवरेज है कि नहीं है। आप ये चेक करें कि आपका नो क्लेम बोनस कितना है। हेल्थ इंश्योरेंस जब जरूरत पड़ती है तो बहुत बड़ा क्लेम आता है, वरना क्लेम नहीं होता है। तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलना चाहिए कि आपका या तो सम इंश्योर्ड भर जाए, आपके प्रीमियम में आपको कुछ कम करके मिले नेक्स्ट ईयर। तो प्लीज चेक करिए कि आपका वो कितना है। पर जैसे मैंने कहा था, मुझे बहुत जरूरी ये होता है कि कितने कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, और उसमें कोई अस्पताल जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे 10% मेरे को पे करना पड़ेगा, और बाकी 90% इंश्योरेंस कम नहीं करेगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको एक हेल्थ प्लान में देखनी चाहिए कि वो है कि नहीं है। तमाम बारीकियां जो आपको समझनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले, लेकिन इस बीच एक बहुत ही अहम खबर की ओर हम रुख करेंगे। कोटक एएमसी का जो AUM है वो 3 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है, और इस खबर पर आइए विस्तार से हम बात कर सकते हैं। हमारे साथ जॉइंट प्रेसिडेंट और नेशनल हेड सेल्स मार्केटिंग एंड डिजिटल बिजनेस कोटक एएमसी मनीष मेहता जुड़ गए हैं। मनीष जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। और AUM ओवरऑल जो है वो 3 लाख करोड़ के पार चला गया है। ढेरों बधाइयां सबसे पहले तो इसके लिए, लेकिन बताइए इसके पीछे कोटक म्यूचुअल फंड में कितना भरोसा निवेशकों का दिखाई दे रहा है? कविता, गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सब हमारे व्यूअर्स को फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग अस ऑन दिस माइलस्टोन। आई थिंक जैसे आपने सवाल पूछा, आई थिंक ये माइलस्टोन जो हम आज पहुंच चुके हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान और कंट्रीब्यूशन रहा है। मोर इम्पोर्टेंटली मैं अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन के पार्टनर्स हैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने इतने सालों से हमें सपोर्ट किया है, अपने निवेशों तक कोटक म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स की जानकारी दी है, हमें लगातार लमसम इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू और SIP के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स का पैसा निवेश किया है कोटक म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, और फीडबैक देते रहे हैं कि हम और कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, कौन सी स्ट्रैटेजीज लॉन्च करें, और उस सब स्ट्रैटेजीज को अपने निवेशकों तक पहुंचाने के लिए उनका योगदान बहुत बहुत रहा है इसमें। मनीष, थोड़ा सा बारीकी से मैं समझना चाहती हूँ आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू योर इन्वेस्टर्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस ट्रेंड को भांपना जो कि हमने 2021 से आते हुए देखा है। टियर 2 और टियर 3 बड़े शहरों ही नहीं, मझौले और छोटे शहरों से भी हमने निवेशकों का रुझान म्यूचुअल फंड में बढ़ता हुआ देखा है। इक्विटी में उनकी पार्टिसिपेशन जो है म्यूचुअल फंड के जरिए बढ़ती हुई देखी है। किस तरह की समझाइश आपको अभी आती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर भी? श्योर। तो कविता जी, एक्चुअली क्या एक समय था जब म्यूचुअल फंड क्या है वो समझाना पड़ता था। आज ये दौर आ गया है कि लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, और एक म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जब निवेशक इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर ले रहे हैं, जहां उनको पोर्टफोलियो पे डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर का योगदान मिलता है, तो उन्होंने देखा है कि लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप AMFI की तरफ से, जो हमारी म्यूचुअल फंड गवर्निंग बॉडी है, और हर म्यूचुअल फंड जैसे कोटक ने भी लगातार हम हर साल कुछ ना कुछ इन्वेस्टर अवेयरनेस की कैंपेन्स करते रहते हैं, जहां हम नए निवेशक को ये जानकारी देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से क्या है। एक और दौर जो हम देख रहे हैं कि SIP के थ्रू लोगों ने एक SIP जो टूल है इन्वेस्ट करने का, जहाँ आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगातार इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट भा गया है।
उन्होंने देखा है कि एक तो ये डिसिप्लिन्ड वे है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको एक मार्केट के एनएवी को एवरेज करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आप हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ महीने आप बढ़ती बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ महीने शायद घटती बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज पे देखा है। तो आज एसआईपी एक अच्छा माध्यम बन गया है इन्वेस्ट करने के लिए। एट कोटक म्यूचुअल फंड हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है कि हम ये सब इंफॉर्मेशन और जानकारी लगातार निवेशकों तक पहुंचाए। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू हम अब जैसे टायर 2 टायर 3 सिटीज के बारे में आपने बताया, वहाँ पे भी म्यूचुअल फंड की जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है लोगों में। हम नए नए इन्वेस्टर्स देख रहे हैं हर साल जो म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये हर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आज आप यंग जनरेशन जेड जो बोलते हैं, वहाँ से लेके जो एक रिटायरी है जिसका ज़्यादातर पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहा है, ब्याज के दर कम होने के वजह से वो भी ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। काफी लोगों को म्यूचुअल फंड एज अ रूट पसंद आ रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। पिछले साल से हमने एक दौर देखा है जहाँ पर एएमसीज बहुत इनोवेशन कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। जाहिर तौर पे इंटरनेशनल फंड्स हम आते हुए देख रहे हैं। बहुत सारी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स को लेकर एएमसीज में रुझान दिखाई दे रहा है, उसको बढ़ावा दे रही हैं, पुश भी कर रहे हैं। 2022 में भी क्या इस तरह के इनोवेटिव लॉन्चेस की ओर निवेशकों को देखना चाहिए? क्या कुछ नई थीम्स पर हम फंड्स आते हुए देखेंगे? आप किस तरह के निवेश को लेकर या किस तरह के फंड्स में निवेश को लेकर उत्साहित है एज एन एएमसी? मनीष जी। तो कविता जी, जैसे आपने कहा कि नो डाउट लास्ट ईयर अगर आप एक दौर देखो, लास्ट 2 साल से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग एक ट्रेंड रहा है, क्योंकि अमेरिका की बाजार ने, दूसरे काफी इंटरनेशनल मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और ये फंड ऑफ फंड रूट के थ्रू हमारे इंडियन निवेशकों को एक मौका मिलता है कि वो बाहर की बाजार पे एक्सपोजर ले पाते हैं, अगेन किसी प्रोफेशनली मैनेज फंड के थ्रू। आई थिंक प्रोडक्ट इनोवेशन हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम की रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट्स आती है, फीडबैक जैसे आता है इन्वेस्टर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर से, इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स को इनोवेट करती रहती है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं ये दौर के नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अलावा ऑफशोर इन्वेस्टिंग का एक ट्रेंड रहा है। अब काफ़ी लोग इंडेक्स फंड्स के थ्रू, रैपर प्रोडक्ट्स के थ्रू, एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स के थ्रू इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। तो होता क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन दी इन्वेस्टर के सेगमेंट्स, तो कुछ लोग होते हैं जो यंग रहते हैं, वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उनके लिए नॉर्मल इक्विटी फंड्स है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े कंजर्वेटिव रहते हैं, तो उनको डेट एंड इक्विटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ रिटायरीज होते हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ का रहा है, ये प्रोडक्ट इनोवेशन का है। और हमें लगता है ये प्रोडक्ट इनोवेशन चलता रहेगा। जैसे जैसे मार्केट और बढ़ेगी, मार्केट और खुलेगी, नए नए हमारे रेगुलेटर भी जैसे जैसे हमें नए नए मार्केट्स में या नए नए एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की परमिशन देंगे, हम ये प्रोडक्ट की इनोवेशन को कंटिन्यूसली देखते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अभी तो सिर्फ 3 लाख करोड़ के पार का आपको एवं पहुंचा है, लेकिन इस तरह से कामयाबी की नई कहानियां आप लगातार लिखते रहें, ऊंचाइयों के नए आयाम लगातार छूते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मनी मंत्रा में आगे बढ़ेंगे और एक और बार रुक करेंगे सवाल जवाब की ओर। समरेंद्र स्वैन हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। समरेंद्र जी नमस्कार सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत सारे फंड्स आपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं, सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने किस साल से या कितने सालों से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है? यस मैम, गुड इवनिंग। आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मैं अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया इन 2008। सिंस देन कॉन्टिन्यूअस मैंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गया एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो टॉप परफॉर्मर रहे उसी पे एसआईपी चालू किए। तो इस तरह से काफी सारा
फंड भी हो गया और काफी सारा ये हो गया है। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप मेरे को बताइए वेदर दिस फंड्स आर am I going in right direction or I need to rebalance to achieve my goal? आपका गोल बताएंगे एक बार मुझे? I want to आपको 2 करोड़ इकट्ठा करने हैं 2036 तक, है ना? ये आपका लक्ष्य है? यस। पंकज जी, पूरे पोर्टफोलियो को बहुत हद तक सीमित करना होगा। मुझे बताएं इनको किन फंड्स में रहना चाहिए? निकाले तो बहुत सारे फंड्स जाने चाहिए पोर्टफोलियो में से, तो जो निकाले जाने चाहिए उन पर सवाल नहीं पूछ रही हूँ, किन में निवेश रखना चाहिए और केवल उन्हीं में निवेश बढ़ाना भी चाहिए, वो फंड्स बताइए आप। बिल्कुल सही कहा कविता आपने, यहाँ पे फंड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये परफॉर्मेंस देखकर टाइम पर फंड बढ़ाते रहे, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी वो फंड्स को ऐड करते रहे। इसके बजाय होना ही चाहिए था कि अगर पोर्टफोलियो में कोई फंड अच्छे कर रहे हैं तो उसी में और ऐड कर दें। अब मैं यहाँ पर आपको ये कहूंगा कि आप जहां तक ऐड करने का सवाल है, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में आप ऐड कीजिए। अब ऐड करना है तो कहां से करना है? जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनमें से कुछ बंद करनी होंगी और उनका जो पैसा है उन्हें आप इन स्कीम्स में कर देंगे। तो हालांकि कविता आपने कहा कि वो ना बताऊं, लेकिन बताना पड़ेगा कि कहां से पैसे को डाइवर्ट करना है। तो एचडीएफसी की 3 स्कीम जो आपके पोर्टफोलियो में है, इत्तेफाक से तीनों की परफॉर्मेंस और अभी का जो पोर्टफोलियो उसके हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनमें से निकल जाना चाहिए। और साथ ही निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड में से भी आप यहां से स्टॉप कर दें एसआईपी, तो थोड़ी 4 स्कीम कम हो जाएंगी। और आप यहां पर आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में आप 1000 रुपीज कर रहे हैं, इसको बढ़ा दें, इसको बढ़ा लें। आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि एक मिड कैप फंड है, इसमें बढ़ा लें। जो पैसा अभी यहां से मैंने बताया इनको यहां पर ऐड कर लें, तो ये स्कीम कम हो जाएंगी। और आपकी जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, क्योंकि एक टैक्स सेविंग स्कीम है, तो मुझे लगता है आपने एक टैक्स सेविंग पर्पस से किया हुआ है, तो उसको तो आप बंद नहीं करेंगे। और इस कैटेगरी में स्कीम वैसे भी अच्छी है। और साथ ही आपके पास एक ही इंटरनेशनल फंड है, एक्सिस ग्लोबल अल्फा इक्विटी फंड, ये भी आप कंटिन्यू करें। तो मैंने आपको 4 स्कीम बता दी है, वहां से आप एग्जिट कर जाएं। और सिर्फ ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, शायद ये पूरा नाम आपने नहीं लिखा है, ये फंड भी आप अगर एक बैलेंस करने के हिसाब से पोर्टफोलियो को रखना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज आप इसे भी कम कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से। और साथ ही मल्टी कैप फंड आप रख लीजिए, क्योंकि आपका स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत कम है। तो मैं कहूंगा कि अलग से स्मॉल कैप रखने की बजाय आप एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड रख लीजिए, जहां पे आपको स्मॉल कैप मिड कैप सभी में एक्सपोजर मिल जाएगा। तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज को भी बंद कर लीजिए, उसकी जगह पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप में आप ज्यादा अमाउंट के साथ उसको शुरू कीजिए। ऑलराइट, चलिए ये आपको सलाह दी जा रही है। अगला सवाल होगा तरुण के लिए, और प्रमोद कुमार गुप्ता हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं और इन्होंने यूलिप में निवेश किया हुआ है और पिछले 16 साल से सालाना 20,000 रुपए इस यूलिप में दे रहे हैं। प्रमोद कुमार जी, क्या ड्यूरेशन है आपके यूलिप का? प्रमोद कुमार जी, चलिए इनका फोनो लग नहीं पा रहा है, लेकिन ये एग्जिट करना चाहते हैं साफ तौर से तरुण इस प्लान में से। अवीवा इंश्योरेंस का लिया हुआ है इन्होंने, प्रीमियम लगभग 70,000 रुपए है और इन्होंने काफ़ी बारीकी से अपने यूलिप प्लान को मेरे ख्याल से अब समझ लिया है, जहाँ पर इन्होंने फंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में जिक्र किया है, तमाम चीज़ें इन्होंने अब समझ ली हैं जो यूलिप को नहीं खरीदने के पीछे पता होनी चाहिए। अब बताएं ये निकले तो अब किस हद तक इनको चार्जेस देने पड़ेंगे? तो मेरे हिसाब से क्योंकि 16 साल हो चुके हैं और लॉक इन सिर्फ 3 साल का होता है या 5 साल का होता है, अब पहले 3 साल का होता था, तो अब इनको कोई पैसे की जरूरत नहीं है। ये सिंपली अपनी फंड वैल्यू को विड्रॉ कर सकते हैं और मेरे हिसाब से सरेंडर चार्जेस नहीं लगने चाहिए।
मेरे को प्लान का नाम नहीं पता, इसलिए मैं देख के नहीं बता पाऊंगा कि इसमें कोई क्लॉज तो नहीं है, बट फिलहाल इनको पेड अप करने की भी जरूरत नहीं है, ये सीधा विड्रॉल के लिए जा सकते हैं। अगर लाइफ लॉन्ग प्लान भी है तो भी यूलिप के लॉज के हिसाब से इनको ये पूरा पैसा मिल जाना चाहिए बड़ी आराम से। इनको इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, जैसे खुद ही बोल रहे हैं कि इसके अंदर चार्जेस बहुत ज्यादा है। अगर मेंटेनेंस चार्ज इतने ज्यादा है तो फिर बाकी चार्जेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, एलोकेशन फंड भी ज्यादा होगा। तो मुझे लगता नहीं इनको एक भी और प्रीमियम देना चाहिए और विड्रॉ कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें वीडियो क्वेश्चन के जरिए ध्रुपनाथ सिंह ने सवाल पूछा है। क्या है इनका सवाल, आइए सुन लेते हैं। कविता मैम, सबसे पहले आपको नमस्कार। आप जो शो चला रहे हैं बहुत अच्छा है, हमारे जैसे इन्वेस्टर को, छोटे छोटे इन्वेस्टरों के लिए मार्गदर्शन मिल जाता है। कविता मैम, मेरा नाम ध्रुपनाथ सिंह है, मैं बिहार से सीवान जिला से रहने वाला हूँ। मैं असंगठित क्षेत्र में काम करता हूँ, मजदूरी, और अपना कभी कभी किसानी भी करता हूँ जब घर में रहता हूँ। तो मुझे आपसे जानकारी ये चाहिए आपके शो के द्वारा कि ELS फंड सुंदरम में मैं 1 लाख रुपये 5 साल पहले लगाया था, और अभी 2 महीना पहले नवंबर में 2022 में मैं 50,000 रुपये SBI का फोकस फंड में डाला हूँ, और मुझे आगे भी 50,000 रुपये डालने की विचार है। तो इसमें डालना चाहिए और या नहीं, या फिर तीसरा कोई और फंड हो तो कृपया हमको बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुपनाथ जी, आपने अपना सवाल वीडियो के जरिए हमें भेजा है। और मैं पंकज जी के पास जाऊं उससे पहले वो तमाम दर्शक जो इस वक्त ये पेशकश देख रहे हैं, अगर आप भी वीडियो के जरिए अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं जैसे कि ध्रुपनाथ जी ने पूछा है, आप भी अपने सवाल को वीडियो के तौर पर शूट करें और वो जो सवाल है आपका आप व्हाट्सएप करके उसे अपलोड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप आपको किस नंबर पर भेजना है, नंबर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और अगर अपने सवाल का वीडियो शूट करके भेजेंगे तो इस तरह ध्रुपनाथ जी की तरह ही हम इस सवाल को शो पर दिखाएंगे। पंकज जी, सवाल आपने सुन लिया है, बताएं क्या सलाह होगी। ये देखिए, SBI फोकस इक्विटी फंड जो है वो एक फोकस फंड है, यानी कि इसका जो पोर्टफोलियो है काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, और फोकस फंड में सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं। तो आपने इतना इन्वेस्ट किया है, ये काफी है। लेकिन दूसरा जो करना चाह रहे हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप एक मल्टी कैप फंड में कीजिए। और वैसे भी क्योंकि इस वक्त पर आप किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड या फोकस फंड को देखेंगे तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफी कम है। तो आपका एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में रहे। इसके लिए मेरी सलाह होगी कि आप एक मल्टी कैप फंड को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर एक क्वांट एक्टिव फंड, हालांकि छोटी AMC है बट फंड अच्छा है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। तो दोनों में से जो भी मल्टी कैप फंड आप चाहें, एक मल्टी कैप फंड को ऐड कीजिए। एक छोटी सलाह और दूंगा कि इस वक्त पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि आपने कहा है कि आप लमसम में 50,000 करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि इसको आप स्टैगर्ड मैनर में करें, एक साथ करने की बजाय आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए आप इसको इन्वेस्ट कीजिए, ताकि थोड़ा सा मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसमें आपका रिस्क कम हो जाए। तो STP के जरिए आप इसको मल्टी कैप में इन्वेस्ट कीजिए। और साथ ही आपका जो सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, हालांकि आपने उसमें सवाल नहीं पूछा, पर मैं कहूंगा कि अगर ELSS में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 4 साल पूरे हो गए हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया, इसमें आप लॉक इन भी खत्म हो गया है। इसमें से निकलकर भी आप किसी और अच्छे एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है निवेश का गुरु मंत्र जानने की। तरुण, सबसे पहले आपके पास आएंगे, निवेश का तो नहीं लेकिन हाँ इंश्योरेंस को लेके कोई गुरु मंत्र है आपका जिसको फॉलो करना चाहिए अपने इंश्योरेंस को खरीदने से पहले या खरीदने के बाद? मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है, हमें हमेशा कंपेयर करना चाहिए। आज इतने करीबन 26 कंपनियां वही प्लान्स बनाती हैं, सबके लिए बनाती हैं, लेकिन उसमें
कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है और सबका एक कस्टमाइज प्लान होता है। सबसे पहले कंपेयर करें, देखिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जब भी हम कोई किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या इंश्योरेंस करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हमारे लिए वो फाइन ट्यून्ड हो हमारी नीड्स के हिसाब से। तो कंपेयर ज़रूर कीजिए, देखिए आपके लिए सबसे ज़्यादा सूट क्या करता है, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। So then let's just do this and finish. पंकज जी, आपका निवेश गुरु मंत्र क्या होगा? देखिए, कई बार देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स सस्ते को अच्छा समझते हैं, यानी कि जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो सस्ती एनएवी, सस्ता शेयर का प्राइस, इस पर बहुत फोकस करते हैं। लेकिन सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता है, कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो देखें कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांस कितने हैं। तो ऐसा नहीं कि सस्ता है तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। आप ये जरूर देखें, जो भी चीज बाय कर रहे हैं, चाहे वो उसकी एनएवी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, लेकिन आगे को अगर उसमें बढ़ने की बहुत अच्छी गुंजाइश है, पोर्टफोलियो अच्छा है, तो उससे बेहतर है कि आप सस्ती एनएवी वाली स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कॉस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। चलिए, तो इसी निवेश और इंश्योरेंस के गुरु मंत्र के साथ आज का शो हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका, पंकज जी आपका समय निकाला दर्शकों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपने गाइड किया। लेकिन आप भी चाहें तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, सवाल लिखकर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और वीडियो के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मनी मंत्रा, इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस हो, लोन, क्रेडिट कार्ड, आपकी जेब से जुड़ा किसी भी तरह का सवाल है जो आपके निवेश से ताल्लुक रखता है, वो सवाल हमें आप भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। मैं भी बताई देती हूँ आपको नंबर 9619873567। ये वो नंबर है जहाँ पर आप अपने सवाल हमें और अपना सवालों का वीडियो भी चाहे तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।